जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे दृष्टि आईएएस का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है प्रीलिम्स का, उसको हम लोग देखेंगे जो आईएएस पीसीएस के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो टेस्ट नंबर है 1 है, आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सा है। पहला क्वेश्चन बताया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीकी चीतों की तुलना में एशियाई चीते छोटे होते हैं लेकिन उनकी खाल मोटी होती है। ऑप्शन नंबर 2 है, संरक्षित क्षेत्रों में 90% चीता शावकों की मृत्यु का प्रमुख कारण परीक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बताया गया है, एशियाई चीते वर्ष 1952 तक भारत से विलुप्त हो चुके थे। ऑप्शन नंबर 4 है, अफ्रीकी चीतों को IUCN रेड लिस्ट में सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो गाइस इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन नंबर सी जो है केवल 3, ऑप्शन डी है सभी चारों। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो गाइस देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो आप लोग जो इसका राइट आंसर है वो इसमें जो है चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, बिल्कुल ये सही रहेगा इसमें। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर बताया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन है, वन्य जीवों और वनस्पतियों को यानी साइट्स एक प्रकार की एक व्यवसाय होती है, उसकी लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिसमय के COP 19 में भारत के शीशम को सम्मेलन के परिशिष्ट सेकंड में शामिल किया गया है। जो साइट एक वेबसाइट होती है, मतलब उसकी संस्था होती है, उसमें परिशिष्ट सेकंड में शीशम को शामिल किया गया है COP 19 में, ठीक है। दूसरा कथन बताया गया है, परिशिष्ट सेकंड में एक पक्षकार के अनुरोध पर शामिल प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्व से ही प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित कर रहा है तथा जिन्हें अस्थिर या अवैध शोषण को रोकने के लिए अन्य देशों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसमें आपको बताना है उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है। नंबर 1 है, कथन और कारण दोनों ही सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, कथन सही है किंतु कारण गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, कथन गलत है किंतु कारण सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, वो आपका रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका कथन सही है किंतु कारण गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल ही राइट रहेगा, ठीक है गाइस। हम लोग आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निडेरियन जेलीफिश समुद्री एनीमोन और प्रवाल सहित जलीय जीवों के एक समूह को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर 2 है, सभी निडेरियन यौन प्रजनन में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है, कुछ निडेरियन शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। और ये अभी न्यू पैटर्न पे जो 2023 का यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे कि उपयुक्त में से कितने ऑप्शन सही हैं। उसी तरीके से दृष्टि आईएएस का ये बहुत ही अच्छा टेस्ट बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है सभी 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा, जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो रहेगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1981 में बनाया गया था। इसे वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। भारत में पाई जाने वाली 9 गिद्ध प्रजातियों में से 7 प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। ये वह नदी जो इस उद्यान से होकर दक्षिण की से उत्तर की ओर बहती है, घड़ियाल, मगर तथा अन्य जलीय जीवों का आवास है और सबसे कम प्रदूषित नदियों में से एक है। यह यमुना की सहायक नदी है। इस रिजर्व के भूभाग की विशेषता व्यापक पठार और घाटियां हैं। निम्नलिखित में से किसका वर्णन ऊपर किया गया है। तो ये जो भी बातें बताई गई हैं आपको बताना है कि उपयुक्त में से जो ऊपर वर्णन है वो किसका किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 2 जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 3 जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो ए है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये बिल्कुल ही सही है, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या बताया गया है। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किंगाली संशोधन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन
फ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना तथा समाप्त करना। HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षरण पदार्थ यानी ODS माना जाता है। इसमें भी बताना है उपयुक्त में कथनों में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना तो दो। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी ना तो एक और ना ही दो। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा प्लेटफॉर्म मरीन सैंडवॉच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह समुद्री पर्यावरण में बालू और अन्य अवसाद निष्कर्षण का पहला वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर दो है इसे ग्रिड जिनेवा द्वारा विकसित किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक केंद्र है। ऑप्शन नंबर तीन है यह डेजिंग जहाजों के संचालन की पहचान करने के लिए जहाजों से स्वचालित पहचान प्रणाली सिग्नल तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर चार इसका अनुमान है कि समुद्री एवं तटीय वातावरण में प्रत्येक वर्ष 50 से 100 अरब टन रेत और अन्य अवसादों को निष्कासित किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर तीन जो है ये बिल्कुल ही राइट हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सॉरी, इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी एक दो तीन जो है तीनों ही इसमें सही रहेंगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्पोद्भिद यानी फेनरोगेम में बीज रहित पौधे तथा पौधे जैसी संरचना होती है, जबकि क्रिप्टोगेम में बीज वाले पौधे होते हैं। फेनरोगेम में एक विकसित संवहनी प्रणाली का अभाव होता है, जबकि क्रिप्टोगेम में एक सुविकसित संवहनी प्रणाली होती है। ऑप्शन नंबर तीन है भारत के पहले क्रिप्टोगेमी गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी सभी चारों। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक ऑप्शन इसमें सही है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये बताया गया है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया गया है, जिसमें ऑप्शन है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। ये बताना है आपको किसके द्वारा जारी किया गया है। 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया शीर्षक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी के द्वारा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा या वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो आपका रहेगा, आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है इसके द्वारा जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्न पर विचार कीजिए। निकल, आयरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें पूछा गया उपयुक्त में से कितने प्रदूषक राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी केवल तीन, ऑप्शन नंबर डी सभी चार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है केवल तीन इसमें सही रहेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रामसर स्थल, एक तरफ रामसर स्थल दिए गए, दूसरी तरफ कहाँ पे स्थित है। तो चंद्रताल आर्द्रभूमि, ये आपको बताना है कहाँ है। फिर है सूर सरोवर, फिर सांख्य और अंशुपा। तो इसमें से आप लोगों को मिलान करना है, और मिलान नहीं करना है सॉरी, ये बताना है आप लोगों को कितने युग्म सही सुमेलित हैं। इसमें ऑप्शन ए है केवल एक युग्म, ऑप्शन बी है केवल दो युग्म, ऑप्शन तीन है मतलब सी है तीन युग्म, और ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा इसमें से कोई भी नहीं। अब जैसा कि सूर सरोवर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, और जो अंशुपा झील है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरीके से ये सारे गलत हैं, मतलब कोई भी सही मेल नहीं कर रहा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है उत्तरी यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के आसपास केंद्रित इसका तापमान अपेक्षाकृत मध्यम ठंडा रहता है। अधिकतर स्प्रूस, कुछ चीड़ और देवदार के साथ प्रमुख वनस्पति शंकुधारी सदाबहार जीव जंतुओं के पक्षी, बाज, फर वाले मांसाहारी, छोटे मिंक, एल्क, तेंदुआ, साइबेरियाई बाघ, बुलवरिन भेड़िए आदि शामिल हैं। यह सबसे संभावित वर्णन है, मतलब जो
ऊपर बताया गया है। अब ये बताना है ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, सवाना वनस्पति में या टुंड्रा बायोम में, टैगा बायोम में या शीतोष्ण पर्णपाती वनस्पति में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा, ये सारी चीज़ें जो आपका मिलती हैं वो टैगा बायोम में पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बताया गया है अधिपादप यानी एपीफाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है वे मेजबान पौधों की तरह उगते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है मेजबान पौधे उन्हें सूर्य के प्रकाश तक पहुंचने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है ये प्रकृति में परजीवी होते हैं। इसमें आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है सभी तीनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो कथन इसमें बिल्कुल सही है। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। हरा शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम और डायनोफ्लैजेलेट। इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से महासागरों की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक के रूप में काम आते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 1, 2, 1, 3, 4 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी कि जो भी है सभी। तो इसमें आपको जो राइट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये सभी जो होते हैं ये महासागरों की खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक के रूप में ही होते हैं। प्राथमिक उत्पादक जो ये मतलब पूछा जा रहा है ये क्या होता है, इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला होती है जिसमें सबसे नीचे जो होता है यहाँ पे आपका उत्पादक होते हैं, फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यहाँ पे आपका इनको हम लोग T1 कहते हैं, फिर ये आपका T2 होते हैं यानी द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, इसको T2 से डिनोट किया जाता है। फिर जो होता है यहाँ पे आपका सर्वोच्च पे T3 यानी टर्सरी उपभोक्ता होता है। ऊपर जो होते हैं वियोजक या अपघटक जो होता है वो होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। इसमें ये सभी जो हैं चारों के चारों आपके नीचे ही रहेंगे यानी प्राथमिक उत्पादक रहेंगे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन में बताया गया है यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी भी उद्योग के संचालन, निषेध, बंद करने या विनिमय के लिए निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करता है। कारण बताया गया है इस अधिनियम ने लोकस स्टैंडी के नियम को शिथिल कर दिया है। उपयुक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है कथन और कारण दोनों सही है परंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन सही है किंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी है कारण सही है किंतु कथन गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कथन और कारण सही है परंतु ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 में बताया गया है महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है यह महासागरों द्वारा कार्बन यौगिकों के अवशोषण के कारण महासागर के पीएच में कमी है। यह कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम करता है और इसलिए कम कैल्सीभवन होता है। यह सागरीय जल को समुद्री जीवों के लिए कम संक्षारक बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 है यह केवल गहरे महासागरीय क्षेत्रों में होता है। इसमें आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है केवल तीन, ऑप्शन डी है सभी चारों। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल दो जो है ये इसमें राइट रहेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 3 जो होता है वो इसके लिए रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 बताया गया है अनुच्छेद 22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है दंडात्मक हिरासत के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार पर के विषय में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 2 जो है निवारक हिरासत से सुरक्षा केवल नागरिक को उपलब्ध है
विदेशियों को नहीं। ऑप्शन नंबर 3 है निवारक हिरासत कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की हिरासत किसी भी परिस्थिति में 3 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 है राज्य विधायिका के पास अधिकतम अवधि निर्धारित करने का अधिकार है जिसके लिए किसी व्यक्ति को निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 2 4। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी केवल एक इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अधिनियमित कर्तव्यों की मूल सूची का हिस्सा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 है देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना मूल कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है संविधान न्यायालय के द्वारा सीधे प्रवर्तन का प्रावधान नहीं करता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है सभी तीनों, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक जो है सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10 से 15% के बीच होती है, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वहीं अन्य मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। क्योंकि मंत्रिपरिषद की जो कुल सदस्य संख्या होती है वो 15% के भी तक ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है प्रधानमंत्री को मिलाकर, ठीक है। फिर जो है जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, बल्कि उनकी नियुक्ति की जाती है और अन्य मंत्रियों की भी मतलब नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। फिर है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ मंत्रिमंडल समिति है, दूसरी तरफ बताया गया है कि उनका अध्यक्ष कौन सा होगा। फिर है ऑप्शन नंबर 1 राजनीतिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री इसमें बताया गया है। फिर है संसदीय कार्य मंत्रिमंडल समिति, संसदीय कार्य मंत्री बताया गया है। सुरक्षा पर मंत्रिमंडल समिति, रक्षा मंत्री बताया गया है अध्यक्ष। और आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडल समिति, वित्त मंत्री बताया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो इसमें पूछा गया है कितने ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी सभी तीनों या सभी चारों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए केवल एक जो है वो सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समिति सदन में प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के मामलों पर विचार करती है एवं सदन के नियमों में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करती है। लोकसभा में इस समिति में पदेन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी समिति है जो प्रक्रिया और कामकाज के संचालन के मामलों पर विचार करती है तथा जो है लोकसभा में इस समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्य मंत्रणा समिति, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य प्रायोजन संबंधी समिति, ऑप्शन नंबर सी है विशेषाधिकार समिति, ऑप्शन नंबर डी है नियम समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा नियम समिति जो होती है उसमें 15 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के साथ में, और वो भी लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग आगे देख लेते हैं। बताया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की है। ऑप्शन नंबर 2 है संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? इसमें गाइस सही नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी है ना तो वन ना तो टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो एक ना तो दो। ये दोनों ही बातें सही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है किस राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है एक व्यक्ति जो
राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कारण है इस अवधि में उसे राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। फिर बताया गया है उपरोक्त कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु व्याख्या सही नहीं करता है। ऑप्शन सी है कथन सही है किंतु कारण गलत है। ऑप्शन डी है कारण सही है किंतु कथन गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है किंतु कारण गलत है। आगे देख लेते हैं 24 नंबर पे। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, मुख्यमंत्री के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन की प्रक्रिया के समान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रकार से किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से राज्य के निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल कास्ट एरिया यानी अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5वीं और 6ठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू होता है। यह ग्राम सभा को पंचायत द्वारा कार्यान्वयन से पूर्व आरंभ की गई विकास योजनाओं की स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान करता है। गौण खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियायत प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। इसमें आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। छठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति स्वशासी जिले या क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय की जांच और रिपोर्ट प्रदान करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल को स्वशासी जिलों में को स्थापित और पुनर्स्थापित करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा केवल दो। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है एकल संविधान है, ऑप्शन नंबर 2 एकीकृत न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर 3 है राज्यपाल की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर 4 है अखिल भारतीय सेवाएं। अब आपको बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें सही है। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। ऑप्शन नंबर 2 है अंतर्राज्यीय परिषद एक वैधानिक निकाय है जिसकी उत्पत्ति सरकार या आयोग की सिफारिशों से हुई है। राज्य के क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र के में सर्वत्र संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी केवल दो जो है इसमें सही है। फिर हम लोग देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है यह संविधान के भाग 9 में संविधान के भाग 11 में के तहत एक विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 2 है इसे संसदीय विधि के माध्यम से विनियमित या संशोधित किया जा सकता है। यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। यह केवल कार्यकारी क्रिया के तहत निजी संपत्ति की रक्षा करता है। तो इसमें आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी केवल तीन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर जो सी है केवल तीन, वो इसके बिल्कुल राइट रहेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 30। भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है गाइस। इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है निर्वाचन आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अलावा भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए
चुनाव आयोजित करता है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त का पात्र होता है? ऑप्शन नंबर सी है, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी है, संविधान में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड निर्धारित किया गया है। तो आपको बताना है इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है। तो गाइस, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, संविधान में चुनाव आयुक्त के निर्धारित की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड निर्धारित नहीं किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? आपातकालीन प्रावधानों के संसदीय अनुमोदन तथा निरसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित करना अनिवार्य कर दिया गया। आपातकाल की उद्घोषणा के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है, उद्घोषणा को रद्द करने के लिए दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 है, 38वें संशोधन से पूर्व उद्घोषणा को राष्ट्रपति स्वयं ही रद्द कर सकता था। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी चारों। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 जो है सही होगा। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत में राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 134 ए के अंतर्गत राजद्रोह के दंड का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह विधि सरकार के विरुद्ध निष्ठाहीनता, शत्रुता की भावना और सहमति को समाहित करती है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह एक प्रशंसनीय और गैर जमानती अपराध है। ऑप्शन नंबर 4 है, इस विधि के अंतर्गत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से वर्जित कर दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी चारों। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा गाइस वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक ऑप्शन इसमें सही है। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपके लग रहा है कि आपकी इससे हेल्प हो सकती है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दें और इसे लोगों के पास शेयर भी करें। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा मैं उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा और टेस्ट आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकता हूँ। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, वर्ष 2005 से उत्पन्न होने वाले संपत्ति विभाजन के लिए महिलाओं को सहदायित्व के रूप में मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर 2 है, इस विधि के अंतर्गत बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायियों को भी हिंदू माना गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना तो 2। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। आगे हम लोग देख लेते हैं 34 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के मध्य सीमा बनाती है। टंगानिका झील जैरे, तंजानिया और जाम्बिया के मध्य सीमा बनाती है। चाड़ झील चाड़, नाइजर, नाइजीरिया और कैमरून के मध्य सीमा बनाती है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी केवल 4। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सभी तीनों जो है इसमें बिल्कुल सही है। फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ बंदरगाह है, एक तरफ है के रूप में प्रसिद्ध है, यानी किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 1 जो है कोची बंदरगाह, इसके सामने दिया गया है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है। ऑप्शन नंबर 2 है यानी 2, कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर 3 है बधावन बंदरगाह, भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है। इसमें आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही सुमेलित हैं। ए केवल एक युग्म, बी केवल 2 युग्म, सी तीनों युग्म, डी कोई भी युग्म नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, केवल 2 युग्म इसमें बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है। 36 में हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ बताया गया है पहाड़ियाँ, दूसरी तरफ वो कहाँ स्थित है। शेषाचलम पहाड़ियाँ सामने बताया गया है आंध्र प्रदेश। फिर है जवादी पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, सतमाला पहाड़ियाँ उड़ीसा में तथा अनाईमुड़ी केरल में। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही सुमेलित हैं? ए केवल एक युग्म,
बी केवल 2, सी केवल 3 युग्म, डी सभी 4 युग्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म इसमें बिल्कुल सही सुमेलित है, 2 गलत है। ठीक है। वो जो अनायमुड़ी है ये आपका केरल सही है, तथा जो शेषाचलम है ये आंध्र प्रदेश सही है, ये बाकी दोनों गलत है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सामान्यतः वर्ष में सबसे बड़ा दिन होता है दिसंबर माह के दूसरे भाग में, दिसंबर माह के पहले भाग में, जून माह के पहले भाग में, या जून माह के दूसरे भाग में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो दिसंबर माह का जो पहला भाग दूसरा भाग होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इसमें ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। और आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक देखेंगे, उसके बाद जो है आगे देखेंगे नेक्स्ट भाग में। हाँ, तो हम लोग जो अभी देख लेते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क को गलाने के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। मैग्नीज मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों से संबंधित होता है। राजस्थान मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर 4, इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक, रंग रोधन और बैटरी के निर्माण में किया जाता है। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी जो है 1, 2, 3, 4। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2 और 4 जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। एस्टोनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, बेलारूस, लिथुआनिया एंड मेसेडोनिया। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने देश ऐसे हैं जो यूक्रेन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 4, ऑप्शन डी केवल 5। यानी आपको बताना है यूक्रेन के साथ स्थल सीमा कितने साझा करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 जो है बिल्कुल सही रहेंगे। अब आपको हम लोग आगे ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की कुल अधिस अधिष्ठापित विद्युत का लगभग भाग भारत की कुल अधिष्ठापित विद्युत का लगभग 5% जल विद्युत से प्राप्त होती है। अधिष्ठापन क्षमता के संदर्भ में भारत की दोहन योग्य जल विद्युत क्षमता लगभग 1,48,700 मेगावाट अनुमानित है। भारत में जल विद्युत उत्पादन 19वीं सदी के अंत में दार्जिलिंग को विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 1897 में एक जल विद्युत संयंत्र स्थापना के साथ शुरू किया गया। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है सभी तीनों, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, लौह अयस्क के वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्नाटक देश में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर 2, झारखंड में लौह अयस्क के 25% भंडार मौजूद है और यह देश में कुल लौह अयस्क उत्पादन का लगभग 11.1% उत्पादन करता है। ऑप्शन 3 है, भारत विश्व में लौह अयस्क का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाइस वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है केवल 2 ऑप्शन इसमें सही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कर्नाटक, केरल, असम और उड़ीसा। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने राज्यों को आमतौर पर अरेका नट उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। केवल 1 राज्य, केवल 2 राज्य, केवल 3 राज्य या सभी 4 राज्य। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 राज्य इसमें ऐसे हैं जिनको अरेका नट उत्पादक राज्य के रूप में जाना जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग 43 नंबर। एक तरफ जलाशय दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य। राणा प्रताप सागर बिहार, पंचेत मध्य प्रदेश, तिलैया आंध्र प्रदेश, रामगुंडम तेलंगाना। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1 युग्म, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4 युग्म। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 युग्म इसमें
सही है, बाकी सभी गलत है। जो पंचेत वाला है ये आपका मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 44 क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, प्राचीन इतिहास भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ साहित्यिक रचना है, दूसरी तरफ लेखक है। पहला ऑप्शन है इराम मावतारम, इसके लेखक हैं कंबन। दूसरा है रामचंद्र चरित पुराण, तुलसीदास। तीसरा है पंचरात्र भास के द्वारा लिखा गया है। चौथा है लीलावती प्रबंधम, नेमिनाथ के द्वारा लिखा गया है। तो गाइस इसमें आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। केवल एक युग्म सही है, केवल दो, केवल तीन, या सभी चारों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है केवल तीन ऑप्शन, इसमें जो है बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। बताया गया निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ महिला स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरी तरफ किसके लिए उनको जाना जाता है ये है। सबसे पहला ऑप्शन है मातंगिनी हजारा। इनके सामने दिया गया है तमलुक पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ करने के लिए 6000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था मातंगिनी हजारा, ठीक है। दूसरा है ए बी कुट्टी मालू अम्मा। इनके बारे में बताया गया अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का नेतृत्व किया, तुम अपना कर्तव्य निभाओ और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी के नारे के साथ में जवाब दिया था ए बी कुट्टी मालू अम्मा जी ने। फिर है अरुणा आसफ अली, ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया था। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही सुमेलित हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आपका पहला है ऑप्शन ए, दो और तीन। ऑप्शन बी है केवल तीन। ऑप्शन सी है वन और थ्री यानी एक और तीन। ऑप्शन डी है एक दो तीन। इसका जो गाइस राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और तीन दोनों ये बिल्कुल सही है। यानी अरोड़ा आसफ अली जी जो थी ये ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहरा था। दूसरा जो आपका ऑप्शन पहला है मातंगिनी हजारा, इन्होंने तामलुक पुलिस स्टेशन में ताबड़फोड़ करने के लिए 6000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था, ठीक है। फिर हम लोग आगे देख लेते हैं 46 नंबर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अब्दुल रजाक समरकंदी, फ्रांसवा बर्नियर और पीटर मुंदी ये कौन थे। दरबारी इतिहासकार थे, भारत आए हुए यात्री थे, अरबी विद्वान थे, या आक्रमणकारी थे। तो इसमें आपको बताना है कि ये सभी लोग कौन थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, ये सभी के सभी भारत आए हुए यात्री थे, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेयांस शब्द की व्याख्या करता है, यानी फ्रेयांस शब्द जो होता है उसकी व्याख्या कौन करता है। किसानों द्वारा माल तैयार करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कच्चा माल, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक प्रकार का उपकरण, वह सामग्री जो कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती है जिसका उपयोग मोती, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन के निर्माण के लिए किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आभूषण बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का अर्धकीमती पत्थर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वह है ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका मिलेगा आपको। वह सामग्री जो कृत्रिम रूप से उत्पादित की जाती है जिसका उपयोग मोती, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन के निर्माण के लिए किया जाता है, ठीक है। उसको हम लोग फयांस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। वेदों में शाश्वत सत्य समाहित है, यह दर्शन का मुख्य उद्देश्य स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करना था। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक यज्ञों की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है। उपरोक्त कथन प्राचीन भारत के भारतीय दर्शन की निम्नलिखित में से किस प्रणाली की मूल मान्यताओं में से एक को दर्शाता है। ऑप्शन ए है इसमें आपका सांख्य दर्शन। ऑप्शन बी वैशेषिक दर्शन। ऑप्शन सी न्याय। ऑप्शन डी जो है मीमांसा। तो ये जो है ऑप्शन डी इसका सही है। मीमांसा दर्शन जो था ये उसके बारे में बताया गया है कि वेदों में शाश्वत सत्य समाहित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। मध्यकालीन शहर मांडू के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह गौरी वंश की राजधानी थी, इसकी स्थापना सुल्तान बाज बहादुर ने की थी। मांडू की पठान वास्तुकला दिल्ली की संरचनाओं की तरह थी। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी सभी तीन, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत की गुफा परंपराओं के संदर्भ में महाजनक जातक, उमंग जातक, मारा विजया निम्नलिखित में से किस गुफा समूह में देखे जा सकते हैं। ऑप्शन ए एलोरा की गुफाएं। ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं। ऑप्शन सी एलिफेंटा गुफाएं। ऑप्शन डी बाघ की गुफाएं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो अजंता की गुफाएं यानी ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें महाजनक जातक, उमंग जातक, मारा विजय ये सभी देखे जा सकते हैं समूह।
तो गाइस ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। आगे इसमें भी 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर करें। एक अच्छा-सा कमेंट करें जिससे हमें और मोटिवेशन मिले और हम ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। दृष्टि के द्वारा जितने भी टेस्ट कराए जाएँगे वो सभी टेस्ट आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।